हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और अभी तक हम लोग लाइव क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ चुके हैं मैं उसके आगे ही इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो चूंकि केमिस्ट्री की क्लास मैं एक दो दिन बाहर चला गया था और नहीं हो पाई थी, इस कारण से दो क्लास पीछे हो गई। तो मैं लगभग 30-35 मिनट का समय लगेगा, हो सकता है 40 मिनट भी लग जाए। मैं इसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मतलब हम लोग जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, अणु, परमाणु और आयन कैसे फॉर्मूला का सूत्र बनाते हैं, कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका समझ आज आपको आएगा कि हमने वास्तव में उतनी मेहनत क्यों की है। वो जो हमने टेबल बनाया था केटायन का, एनायन का, वो क्यों बनाया था और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के अपना नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को केटायन के बारे में याद करने का तरीका समझा दिया था कि केटायन को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, केटायन वाला थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। हाँ, ये मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका भी इसका समझा दिया था कि आप लोगों को कैसे याद रखना है। कॉपर +1 होता है, +2 भी होता है। तो +1 होगा तो क्यूप्रस होगा, +2 होगा तो क्यूप्रिक होगा। मरकरी का भी सेम वैसे ही। लेकिन आयरन अगर +2 होगा तो इसको फेरस बोलेंगे, और जब +3 हो जाएगा तो फेरिक बोलेंगे। निकिल, जिंक और लिंड ज्यादातर +2 में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये बात मैंने बता दिया था। अमोनियम और फॉस्फोनियम के बारे में मैंने बता दिया था कि ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये जो +1 है ये पूरे NH4 के ऊपर +1 है, और ये जो PH4 है ये पूरे PH4 के ऊपर +1 है। मतलब PH4 को तुम एक एटम मानो, एक एलिमेंट मानो, उसके ऊपर +1 है। ठीक है ना? ये बातें हम लोग कर चुके थे। उसके बाद तो इस टेबल को आपको क्या करना है ना, इस टेबल को बहुत ध्यान से याद कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो इसको याद कर लेना है, या क्वेश्चंस की आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो याद हो ही जाएगा। ओके, फिर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई थी, और उसके बाद ये एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज जो है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि निगेटिव चार्ज के किसके ऊपर -1 आएगा, किसके ऊपर -2 आएगा, किसके ऊपर -3 आएगा, और क्यों आएगा ये भी मैंने बताया है। ठीक है ना? पीछे के लेक्चर आप में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, तो ये सारी बातें, ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर -1 है। तो मैंने अभी सिर्फ इधर का ही कंप्लीट किया है, इधर वाला अभी बाकी है जो कि मैं अभी करूंगा। तो फ्लोराइड, Fe नहीं बल्कि सिर्फ F, मैंने वहां पे उस समय गलत लिख दिया होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सिर्फ F ही तो होता है। ये आप लोग अपना ठीक कर लेना भाई। ओके, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, F है। F के ऊपर -1। लाइव क्लास में पढ़ाते समय किसी बच्चे ने भी नहीं बोला, बताओ। तो फ्लोराइड, तो फ्लोराइड क्या हो गया, F के ऊपर -1, क्लोरीन के ऊपर Cl का -1, ब्रोमाइड Br -1, आयोडाइड I के ऊपर -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चूंकि अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, -1 आ गया, तो इसीलिए आइड कहते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाइड्राइड यानी H के ऊपर -1, नाइट्राइट, और मैंने नाइट्रोजन का बताया भी था कि अगर नाइट्राइड है IDE तो उसके ऊपर जो है सो -3 होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को देखिए बता रखा है कि अगर नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन है और इसके आइड है, IDE है, तो N के ऊपर 3- होगा। लेकिन ITE और 8, मतलब कि 8 और 8, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, ITE का हो जाता है NO2 के ऊपर -1, और 8 का हो जाता है NO3 के ऊपर -1। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन में क्या है, IDE वाला -3 होता है, और ITE और 8 ATE ये -1 का होता है। ठीक है ना? और NO2 और NO3 होता है। फिर साइनाइड का मैंने बताया कि CN के ऊपर -1, ये पूरा CN है, मतलब पूरे CN के ऊपर -1 है। आप CN को एक ही मानो कि ये CN जो है सो एक ही है, दो नहीं है।
सेम वैसे ही हाइड्रोक्साइड जो है OH के ऊपर -1, पूरे OH के ऊपर -1। ओके, आगे चलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को डाईवैलेंट यानी +2 वाला बताया था, और इसमें बताया था कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना, इसके ऊपर -2 होता है, तो इसको अब नाम बोलते हैं ऑक्साइड, O के ऊपर 2-, सल्फाइड S के ऊपर 2-, लिखो या -2 लिखो, बात सेम है, ठीक है ना, ये सेम है S2- के, तो S-2 लिखो या S2- लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर S2- से लिखा जाता है। फिर जो सल्फाइड IDE है तो सिर्फ सल्फर के ऊपर -2, लेकिन ITE है तो SO3 और -2, और 8 है ATE तो SO4 और -2, पूरे SO3 के ऊपर -2 और पूरे SO4 के ऊपर -2। बात समझ में आ रही है ना। सेम वैसे ही कार्बोनेट होता है एक, CO3 के ऊपर -2, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 के ऊपर -2। वैसे ही सेम होता है एक मैंगनेट, और एक होता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट, जिसको मैंने बोला था कि अभी ज्यादातर यूज नहीं आएगा, आप लोग अभी लिख लो, आगे यूज आएगा तो फिर याद कर लेना, ठीक है ना। लेकिन ये कार्बोनेट तक तो आपको याद होना ही चाहिए, इतना तो जरूर याद होना चाहिए, ये जो 1 2 3 4 5 देख रहे हो ये याद होना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्राईवैलेंट भी होता है, यानी कि ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर -3 का चार्ज होता है, जैसे सबसे पहला है नाइट्राइड, N के ऊपर 3-, और अगर नाइट राइट IT हो तो क्या हो जाता है, NO2 के ऊपर -1, और अगर नाइट रेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, NO3 के ऊपर -1, वो मोनोवैलेंट हो जाता है, एक माइनस का आता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है तो P के ऊपर 3-, और फॉस्फाइड IDE P के ऊपर 3-, और ITE PO3 के ऊपर 3-, और 8 यानी फॉस्फेट के ऊपर PO4 के ऊपर 3-। सेम एज सल्फर के तरीके, जैसे सल्फर में खाली है तो 0 है, 8 है तो 3 ऑक्सीजन आ गए, और 8 है तो 4 ऑक्सीजन आ गए। सेम वैसे ही यहां पे चलेगा। नाइट्रोजन में आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन में आइड वाला -3 होता है, आइट वाला -1 होता है और NO2 होता है, और 8 वाला -1 होता है और NO3 होता है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप याद कर सकते हो। अब देखो, इसी का प्रयोग करते हुए मैं इस टेबल को अब कंप्लीट करने वाला हूं, ये जो इधर मैंने छोड़ रखा था ना मोनोवैलेंट में, इसको। इसमें आप एक बात ध्यान देखो, इसमें क्या लिखा है, यहां पर लिखा है बाई कार्बोनेट, जिसको कि हम लोग एक नाम देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब तुम बाई कार्बोनेट बोलो तो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो तो सेम बात है। सेम वैसे ही यहां पे लिखा है बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी बाई सल्फाइड बोलो तो या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो तो दोनों सेम बात है। हम लोग कार्बोनेट का तो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, अरे पीछे भी कार्बोनेट का हमने देखा ना, क्या होता है, CO3 2-, ये कार्बोनेट का है। लेकिन उसके पहले बाई लगा है या हाइड्रोजन लगा है, यानी कि हमें यहां पे एक हाइड्रोजन देना है, यानी कि हमें हाइड्रोजन को और किस रूप में देना है, H+1 के रूप में हाइड्रोजन देना है। तो जब इसको H+1 के रूप में हम हाइड्रोजन दे देते हैं ना, तो ये क्या होता है, यहां पे अभी 2 माइनस है ना, तो हाइड्रोजन एक माइनस को खा जाएगा क्योंकि एक प्लस इसके पास है, तो ये फॉर्मूले में आके जुट जाता है और एक माइनस को खा जाता है और सिर्फ एक माइनस बचता है, यानी कि HCO3 कुल टोटल के ऊपर -1 होता है। तो अगर आपको कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है तो बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी फॉर्मूला आता है, क्या हो जाएगा, HCO3-1। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फाइड का फॉर्मूला S के ऊपर -2, तो बाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, एक H उसमें आके घुस जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, H मतलब कि एक H आके घुस जाएगा, हाइड्रोजन आगे घुस जाएगा, और S और पहले -2 था तब -1 हो गया, क्योंकि पहले सल्फर जो था
सल्फाइड, वो माइनस का 2 था ना सल्फाइड, एक H प्लस इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक H प्लस दे देंगे तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक प्लस का आया तो एक माइनस को खा जाएगा और सिर्फ माइनस का 1 बचेगा। ठीक वैसे ही बाई सल्फाइड की बात की जाए या हाइड्रोजन सल्फाइड ITE, तो सल्फाइड क्या होता है, SO3 के ऊपर 2 माइनस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में एक H घुसा दो, H SO3, क्या 2 माइनस रहेगा, नहीं, एक हाइड्रोजन खा गया ना तो माइनस का 1 रहेगा। सेम वैसे ही बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सल्फेट क्या होता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो बाई सल्फेट क्या हो जाएगा, H SO4 के ऊपर 2 माइनस, ना माइनस का 1। अब 2 माइनस नहीं, -2 नहीं, माइनस का 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक निगेटिव चार्ज को खा गया। सेम वैसे ही आप बना सकते हो हाइड्रोजन फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फाइट, बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट या बाई नाइट्रेट, बाई नाइट्राइड, सेम ऐसे ही फॉर्मूला बना सकते हो। यानी कि अगर देखा जाए तो मैंने यहां पे 4 बनाया है, आप चाहो तो इसमें 3 उसके और 3 उसके, 6 और अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना हालांकि आपने अगर दिमाग में रख लिया तो समझो कि आपकी नैया जो है वो पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब मेरी बात जरा सुनो, अब मैं जो करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, ये टेबल आपने अगर अभी तक नहीं लिखा है तो पहले वीडियो को रोक के ये सारा टेबल लिख लेना। जो ये तो -1 वाला है, -2 वाला और -3 वाला भी लिख लेना, और प्लस में वाला में +1 +2 और +3 वाला लिख लेना, और उसको अपने कॉपी खोल के रखो। अब मैं एग्जाम्पल करने जा रहा हूं, देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं और फॉर्मूले बना रहा हूं। ये सारा चीज खोल के रखना और देखना मैं कैसे बना रहा हूं, फिर मैं जब बना दूं तब वीडियो को रोक के अपना नोट डाउन करना। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले जरा सभी लोग लिख के रखो सामने की तरफ देख के, ये आपको लिख लेना है। ओके, ये तो यहां का नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, और बाकी ये बात तो आप समझ ही गए कि SO3 के ऊपर -2 होगा, पूरे SO3 के ऊपर, इसको भी मैं हटा देता हूं, और ये दोनों सेम बात लिखी है, ये भी बात आप समझ गए। ठीक है, ये भी हटा देता हूं। चलो, तो H2 माइनस लिखो या S-2 लिखो, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कंप्लीट कर लो। अब मैं बनाने जा रहा हूं फॉर्मूला, बहुत और बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे बनाता हूं और किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जरा प्लस वाले में जाओ और देखो क्या मैग्नीशियम +2 का है कि नहीं, तो यहां पे हमने लिख दीजिए Mg+2, और जो ऑक्साइड है आकर देखो क्या ऑक्सीजन -2 होता है कि नहीं, निगेटिव वाले में देखो ऑक्सीजन जो है सो 2- है कि नहीं, ऑक्सीजन ऑक्साइड जो होता है वो 2- का होता है, तो Mg+2 का है, ऑक्सीजन 2- का है। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया तो Mg+2 लिख लेना है, और ऑक्साइड का O के ऊपर 2- ऐसे लिख लेना है। ऊपर कितना है, 2 है, यहां भी ऊपर कितना है, 2 है, तो प्लस हो माइनस उससे मतलब नहीं है, यहां पे आप 2 लिख लेना, और ऊपर यहां 2 है तो यहां भी 2 लिख देना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस Mg का इससे और ऑक्सीजन का इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे से नहीं, एक का दूसरे के साथ और पहले का और दूसरे वाले का पहले के साथ, और इसको लिख देना। तो हमने क्या लिख दिया, Mg। अब ये जो 2 है ना, ये 2 ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। देखो ये बात ध्यान रखना, ये जो वैलेंसी है एक्चुअल में ये क्या है, वैलेंसी है। तो ये फॉर्मूला बनाते समय नियम है कि हमेशा नीचे लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, नीचे। तो Mg2 और O भी 2 के साथ है, तो O2। और अगर मान के चलो ये कटने वाला हो, मतलब कट कुट के खत्म होने वाला हो, तो हम इसको कटाते भी हैं यहां पे, मतलब कि हमने देखा कि 2 मर्तबे 1 आ गया, 2 मर्तबे 1, यानी 2 से 2 कट गया, तो यानी Mg2 और O2 ना लिख के हम सिर्फ लिख देंगे MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया,
MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया MgO। प्रूफ करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अच्छा Mg जो होता है वो प्लस का 2 होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस का 2 होता है। जितना प्लस है उतना माइनस है, यानी ये फॉर्मूला सही है। जितना प्लस है उतना माइनस है, तो फॉर्मूला आपका सही है। तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? MgO। ये इतना बनाना और तब जाके लिखना, ये सेम बात है। ऐसे करके ये सेम बात लिख सकते हैं। अगला मैं बना रहा हूं, अभी देखना मैं 5-10 बनाऊंगा, चिंता मत करो, देखते जाओ। जिंक सल्फेट, जरा जाओ और देखो, क्या जिंक, मैंने बोला था ना, टीन, लिंक, जिंक, ये जितने भी होते हैं ये Zn+2 होते हैं। लीड, जिंक, टीन, ये +2 में होते हैं। तो क्या आप समझ गए कि जिंक जो होगा वो +2 होगा। और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 के ऊपर 2-। देखो माइनस वाले 2 में देखो सल्फेट का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं? SO4 2- लिखा है ना। यहां पे क्या है? 2, तो हमने 2 लिख दिया। यहां पर भी ऊपर क्या है? 2, तो हमने यहां 2 लिख दिया। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्या करें? तो जिंक के साथ 2 लिखो, यानी कि हमने लिखा Zn और 2, ठीक है। और SO4 के साथ 2 लिखो, तो SO4 के साथ हमने 2 लिख दिया। अब ऐसी गलती मत करना कि 4 के बाद 2 लिख दिया। क्यों मत करना? ये समझ में आ रहा है क्या कुछ कि 4 के बाद हमने 2 लिखा है किसी भी चीज के बाद? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। SO4 एक चीज है, SO4 जो है सो एक साथ है, वो अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए हम इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। चाहो तो तुम जिंक के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन जिंक एक सिंगल है ना, सिंगल है, तो इसीलिए जिंक के ऊपर लगाएं या ना लगाएं वो हमारी मर्जी। यहां भी चाहते तो हम Mg के ऊपर और O के ऊपर लगा सकते थे, लेकिन वो सिंगल सिंगल है तो क्या लगाना। लेकिन यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के SO4 बना है, तो इसीलिए यहां पे तो लगाना ही है। यहां पे आप लगाओ या ना लगाओ, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर नहीं लगाते हैं अगर सिंगल है तो, लेकिन अगर उसके साथ 2-3 एटम मिलके है तो हम लोग लगा देते हैं। तो हमने देखा कि जिंक भी 2 है और SO4 भी 2 है, तो क्या ये आपस में कट जाएंगे? हाँ, कट जाएंगे। तो ये क्या बन गया? ये वास्तव में बन गया Zn और SO4। अब यहां पे आप ऐसे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि अब यहां 1 ही तो है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप सीधा सीधा ऐसे लिख दो। ये दोनों सही है, ठीक है ना। यही हम लोग लिखते हैं, ये नहीं लिखते, ऐसे ही लिखना चाहिए। थोड़े से आप लोग जब बड़े हो जाओगे, थोड़े थोड़े समझदार होते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अभी देखो, अभी मैं बनाऊंगा ना, 10 बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 10 एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं फेरस ऑक्साइड की। अच्छा, फेरस ऑक्साइड से पहले मैं बात करूंगा फेरिक ऑक्साइड की। फेरस ऑक्साइड बाद में देखते हैं, चलो फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं। ओके, फेरिक क्या होता है? फेरिक क्या होता है? आयरन के ऊपर प्लस का 3। देखो जाके, फेरस होता है Fe+2 और फेरिक होता है Fe+3। तो फेरिक क्या हो गया? Fe+3। ऑक्साइड क्या हो गया? तो ऑक्सीजन के ऊपर 2-। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर 2-। तो यहां पर क्या है? यहां पे 3 है और यहां पे क्या है? 2 है। अब क्या करें? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि Fe, सबसे पहले हम प्लस वाले को ही लिखते हैं, मतलब F को ही लिखते हैं, ऑक्सीजन को बाद में लिखते हैं, या जो भी निगेटिव वाला हो उसको बाद में लिखते हैं। तो Fe के साथ क्या है? 2। क्या यहां पे ब्रैकेट लगाएं क्या Fe पे? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि Fe जो है सो सिंगल है, एक चीज है, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Fe के बाद हमने लिख दिया 2। और ऑक्सीजन के साथ क्या लिखना होगा? 3। तो ऑक्सीजन के बाद लिख दिया 3। तो यानी कि हमारा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया Fe2O3। प्रूफ करने के लिए आप देख भी सकते हो कि यहां पे फेरिक जो है +3 में होगा। अच्छा, तो +3 में होगा। Fe टोटल कितना है? तो 2 है, क्योंकि अब 2-3 तो कटेगा नहीं, तो 2 का 2 और 3 का 3 रहेगा ही रहेगा। तो एक Fe प्लस का 3 है, तो 2 Fe है ना,
यानी कि कुल टोटल प्लस का 6 हो गया। और ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस का 2 होता है ना। तो यानी कि एक ऑक्सीजन माइनस का 2 और ऑक्सीजन टोटल 3 है, तो यानी कि माइनस का 6। तो यानी कि प्लस का 6 और माइनस का 6, जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आप रीचेक कर सकते हो, दोबारा अपने से इस तरीके से चेक करने का ये प्रोसेस है। आप चेक कर सकते हो कि हमने फॉर्मूला जो बनाया है वो सही है कि नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं फेरस ऑक्साइड की। फेरस ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो फेरस क्या होता है? फेरस क्या होता है? तो फेरस होता है Fe के ऊपर प्लस का 2। ऑक्साइड क्या होता है? O के ऊपर 2 माइनस। तो यानी कि यहां भी 2 और यहां भी 2। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? हाँ कर दें। यानी कि Fe के बाद Fe के पास क्या आ गया? 2। ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? 2। ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के ये क्या आ गया? FeO। यानी कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? FeO। तो कोई कहे कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो तो FeO लिखना, और कोई कहे कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो तो Fe2O3 लिखना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? चलो आगे चलो, अभी और मैं बनाऊंगा, कई सारे फॉर्मूले बनाऊंगा। फिर से मैं यहां पर सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फाइड का बनाना चाहता हूं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैं पहले बनाता हूं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है? Ca+2। और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जाके देखो, -1 में मैंने बताया था कि पूरे OH के ऊपर, पूरे OH के ऊपर -1। यह मत समझ लेना कि O और H के ऊपर -1 लिखा है, ना ना ना, पूरे OH के ऊपर -1। चाहो तो यहां पर ब्रैकेट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है तो। हालांकि बड़े हो जाओगे तो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आप छोटे हो तो लगा सकते हो। OH के ऊपर -1, ठीक है। तो यानी कि यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, ठीक है ना। प्लस है कि माइनस है उससे मतलब नहीं है, हमने देखा कि यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, वो बैलेंसी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम के पास 1 है और OH के पास 2 है। तो क्या यहां पे ऐसे ही 2 लिख दें? ना ना, इसी गलती मत करना। OH है ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग तत्वों को मिलकर OH बना है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो यानी कि ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या ये कुछ कट रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कट रहा। तो हम 1 तो फालतू का लिखते नहीं है, नहीं लिखते ना। तो इसको सबसे अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं? CaOH और यहां पे 2। और इसको पढ़ते कैसे हैं? CaOH का होल ट्वाइस, मतलब OH के ऊपर 2 है तो इसीलिए OH का ट्वाइस कहते हैं कि OH 2 है, ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस। चाहो तो अपना रीचेक कर सकते हो कि कैल्शियम जो होता है ये प्लस का 2 होता है, OH जो होता है वो माइनस का 1 होता है, लेकिन OH कुल टोटल 2 है, तो यानी कि 2 यानी कि माइनस का 2, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, बात सही है, फॉर्मूला हमारा सही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं अब। तो ये रहा कैल्शियम प्लस का 2, ऑक्साइड क्या हो गया? O के ऊपर 2 माइनस, यहां भी 2, यहां भी 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी कि आ गया कैल्शियम 2 और O भी 2, लेकिन 2 2 तो कट जाएगा, तो ये क्या बन गया? CaO। Ca क्या है? कैल्शियम, और O क्या है? ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH2। अब बात करते हैं एल्युमिनियम फॉस्फाइड। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो जरा प्लस वाले में देखो, +3 वाले में एल्युमिनियम है कि नहीं, देखो। तो एल्युमिनियम जो हो गया, एल्युमिनियम ये प्लस का 3 हो गया। एल्युमिनियम जो हो गया वो क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया ना। देखो एक सेकेंड जरा वेट कीजिएगा, ठीक है चलो। हाँ, तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड, तो Al+3 हो गया। और जरा फॉस्फाइड का फॉर्मूला देखिए, फास्फोरस वाले में, -3 वाले में जाकर देखिए, -3 वाले में जाकर देखिए फॉस्फाइड
आइट है यानी कि 3 ऑक्सीजन होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया PO3 और 3 3 किस पे है? पूरे PO3 के ऊपर है। तो इस बात को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो PO3 और कुल टोटल के ऊपर 3 ऐसे भी तुम लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम ऐसा लिखते नहीं, ठीक है ना। हम अगर ऐसे भी लिख देते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा PO3 के ऊपर 3 है, पूरे PO3 के ऊपर 3 है। तो ये आपका क्या है? फॉस्फाइट। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं एल्युमिनियम फॉस्फाइट। तो यहां पर कितना आ गया? 3, और यहां पर भी कितना आ गया? 3। ये ऊपर वाला 3 की बात हो रही है, नीचे वाला 3 मत सोच लेना। तो इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, क्या बन गया? ये बन गया Al का 3। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एल्युमिनियम सिंगल है, लेकिन यहां तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि PO3 जो है ये सिंगल नहीं है, 3। ये वाला 3 जो है सो यहां आ गया। ओके, तो लेकिन ये तो कट गया, 3 से 3 कट गया, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बचा? AlPO3। क्या अब इस पर ब्रैकेट लगाएं? कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही तो है। तो AlPO3 किसका फॉर्मूला हो गया? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का, AlPO3। बात समझ में आ रही है ना? कुछ फॉर्मूले मैं और बना के दिखाता हूं, देखो। जैसे कि आपको ऐसे दिया जाए, सिर्फ ऐसे लिखा है Cu, और ऐसे ब्रैकेट में 2 लिखा है, और उसके बाद लिखा है क्लोराइड। ओके, सेम वैसे ही लिखा है Cu, ब्रैकेट में 1 लिखा है, और उसके बाद लिखा है ऑक्साइड। क्या लगता है क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहले तो भैया दिमाग में एक बात बैठा लो कि Cu2 लिखा है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मैं कॉपर +2 वाला हूं, और कॉपर +2 वाले का नाम क्या होता है? क्यूप्रिक। अरे देखो यार, कॉपर +1 होता है तो क्यूप्रस, और कॉपर +2 होता है तो क्यूप्रिक। तो ये कह रहा है कि मैं क्यूप्रिक क्लोराइड हूं, यानी कि यहां पे अगर एग्जामिनर चाहेगा ना तो थोड़ा सा आपका दिमाग देखने के लिए ये ना लिख के ऊपर वाला लिख देगा। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये क्या लिखा है? क्यूप्रिक क्लोराइड। और ये बहुत बड़ा हिंट है समझने के लिए कि अच्छा चलो यहां पे कॉपर जो है सो +2 वाला है, ये एक प्रकार से हिंट भी है। क्यूप्रिक तो बच्चे भूल भी जाते हैं कि क्यूप्रिक +2 था कि क्यूप्रस +2 था, लेकिन अगर 2 यहां पे लिख दिया तो समझ ही गए कि अच्छा ये +2 वाला ही मामला है। तो दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड, तो क्यूप्रिक हो गया Cu+2 और क्लोराइड हो गया Cl के ऊपर -1, क्योंकि क्लोराइड क्या होता है? Cl के ऊपर -1। तो यहां पे 2 आया और यहां पे 1 आया। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकते हैं। क्या मैं कॉपर के पास 1 लिखूं और क्लोरीन के पास 2 लिखूं? 1 लिखा जाता है क्या? नहीं। कटकुट कुछ होगा? नहीं। तो क्या इसको अच्छे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं CuCl2। CuCl2 किसका फॉर्मूला हो गया? क्यूप्रिक क्लोराइड का। इसका फॉर्मूला हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड। अच्छा, Cu1 ऑक्साइड हो तो क्या अब आप ये बात समझ गए कि ये लिखा क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूब ROUS। ये क्या लिखा हुआ है? क्यूप्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? ये क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस क्या होता है? Cu के ऊपर प्लस का 1, ऑक्साइड क्या होता है? O के ऊपर 2-। ठीक है, यानी कि यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया Cu2 और O के पास 1। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो अच्छे से क्या लिख दें? Cu2। देखो ये जो चीजें हैं ना, आपको याद कैसे होंगी? ये चीजें याद होंगी प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारोगे तो याद हो जाएगा। सवाल जैसे मैं 8-10 बना रहा हूं ना, इन 8-10 को फिर से अपने घर पर एक बार बनाना, तोप के। आंसर मत देखना, अपने से बनाना। फिर उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा 8-10 सवाल की, उस सवाल को करना। तो मत कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको खुद से मेहनत करनी है। बात समझ में आ रही है ना? खुद से मेहनत करोगे, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएगा। एक दो मैं और करा के दिखा देता हूं, देखो। क्या बना दूं, क्या बना दूं? चलो एक थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। मैं लिख रहा हूं एल्यूमिनियम
सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्या होगा एल्युमिनियम सल्फेट का? एल्युमिनियम क्या होता है? Al+ का 3, और सल्फेट क्या होता है? तो ये होता है SO4, पूरे SO4 के ऊपर 2 का माइनस। याद आया है? पूरे SO4 के ऊपर 2 का माइनस, यानी कि यहां पे 3 है और यहां पे क्या है? 2 है। तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? कर दूं ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? ये बन गया Al के पास तो 2 आएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन SO4 के ऊपर 3 आएगा और यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि SO2 सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के बनाया गया है। क्या ये कुछ कटने वाला है क्या? नहीं। तो यही फॉर्मूला हो गया आपका, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला रेडी हो गया। लो, Al2SO4 का थ्राइस। अच्छा, पीछे मैंने ये जो बनाया है ना, ये जो कॉपर क्लोराइड, सेम वैसे ही मरकरी का भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना? वो दे देगा Hg1 और इधर लिख देगा क्लोराइड, या वो दे सकता है Hg2 क्लोराइड, या आयरन का भी दे सकता है। आयरन का कैसे दे देगा? Fe यहां पे 2 लिख के कुछ लिख देगा, और या Fe3 लिख के भी क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड कुछ भी लिख सकता है। तो इस तरीके का ध्यान रखना है। Fe+2 में होगा तो फेरस नाम होगा, और Fe+3 में होगा तो फेरिक नाम होगा, और जबकि मरकरी और कॉपर +1 में होगा तो क्यूप्रस मर्क्यूरस, और +2 में होगा तो क्यूप्रिक मर्क्यूरिक। ओके, चलो ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल कर लें। चलो एक और कर लेते हैं जरा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वाला एक भी नहीं किया ना हमने, तो एक कर लेते हैं बैरियम बाइकार्बोनेट। बैरियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो लिखो। बैरियम का क्या हो जाएगा? Ba+2। बाइकार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट के पहले बाई लिखा है, या यहां पे ये भी लिखा जा सकता था बैरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी सेम बात है, क्योंकि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम बात है। तो यानी कि HCO3-1 बोला था ना, याद आ गया सभी को? तो यहां पे क्या होगा? 2 होगा, और यहां पे क्या होगा? 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि Ba के पास क्या आएगा? 1, और बाइकार्बोनेट HCO3 के पास 2 आएगा, तो ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा 2, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है ना। तो अच्छा तरीका क्या है लिखने का? ऐसे Ba लिखो, फिर लिखो HCO3 के ऊपर होल ट्वाइस। ये बन गया आपका फॉर्मूला बैरियम बाइकार्बोनेट। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये पढ़ने की क्या जरूरत है ना? क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? 1 महीने में समझ में आ जाएगा। जब आप लोग 10वीं क्लास में जाओगे ना, पहला चैप्टर खोलना जरा, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खोलना, जिसमें रसायन उसायन के बारे में दे रखा है ना, देखना इस तरीके के भरमार लिखे पड़े हैं उसमें, भरमार। ठीक है, और वहां पे आपको रिएक्शनें लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि मान के चलो एग्जाम, अब वो ऐसे लिख देगा, वो इस तरीके का लिख देगा, वो कहेगा कि, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, वो कहेगा कि लीड नाइट्रेट को जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं, प्लस का मतलब है कि इन दोनों को मिलाते हैं, तो हमें 2 चीज मिलती है। तीर का निशान कह रहा है कि हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें मिलता है लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमें 2 चीज मिलता है। मतलब ये दोनों चीज जब हम देते हैं, ये इसको और इसको आपस में मिलाते हैं, तो ये दोनों चीज हमें प्राप्त होता है। इस तरीके का लिख देगा, और कहेगा कि इसको जरा रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, मतलब एटम के फॉर्म में लिखो, तत्व के रूप में, जैसा भी हम लोग लिख रहे हैं। तो अब तुम्हें लीड नाइट्रेट फॉर्मूला बनाने आएगा तब तो लिखोगे, तुम जानोगे तब ना कि हाँ भैया लीड होता है Pb+2। अरे लीड क्या होता है? Pb+2। नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट NO3 के ऊपर -1। तो फॉर्मूला तुम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
और कहोगे Pb, यहां 1 तो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन नाइट्रेट 2 लिखना है तो ब्रैकेट लगाना होगा। तो यानी कि लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपको ऐसे लिखना होगा। सेम वैसे ही अगर बात की जाए पोटेशियम आयोडाइड की, किसकी बात की जाए, पोटेशियम आयोडाइड, तो इसका फॉर्मूला आप लोग बनाना, देखना इसका फॉर्मूला आएगा KI। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लीड आयोडाइड बनेगा। लीड आयोडाइड का फॉर्मूला बनाओगे तो आएगा PbI2। तो पोटेशियम लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, यानी कि पोटेशियम बोले तो K और नाइट्रेट बोले तो NO3। ये फॉर्मूला बनेगा। तो वो ऐसे दे देगा और ऐसे आपको लिखने को कहेगा, या ऐसे दे देगा और ऐसे लिखने को कहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तब क्या करोगे? तो इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है 10वीं में। ये मत समझना कि ये बेकार की चीज है। यहां से अब आप लोगों की बेसिक केमिस्ट्री खत्म होती है। आप लोगों का लेवल मैंने इतना बढ़ा दिया है कि अब आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से 10वीं क्लास में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी बेसिक बातें हैं चर्चा करने के लिए, ऐसी नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों को हम लोग आगे ही चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चैप्टर में 10वीं क्लास के चैप्टर में जहां जहां भी आएगा, बेसिक चीज आए या जो भी आए, वहां पे चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना? जितना मुझे बताना था, यानी कि मुझे आपको तैयार करना था कि आप 10वीं की केमिस्ट्री के पढ़ने के लायक बन जाओ, वो मैंने कर दिया है। बात समझ में आ गई ना? यानी अगर 10वीं की केमिस्ट्री अब जब आप पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, अगर आपको पढ़ाने वाला अच्छा आदमी हो तो, और आप भी मेहनत करो तो। आपका मैंने नींव तैयार कर दिया है, ठीक है ना? पढ़ाया हुआ जितना अगर आपको समझ में आ गया है तो 10वीं की केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेहनत करोगे, सब समझ में आएगा, ठीक है ना? और बाकी सब्जेक्ट्स की भी जानकारी आपको बाकी लेक्चर में दी जाएगी, चूंकि ये केमिस्ट्री का लेक्चर है तो केमिस्ट्री की बात हो रही है। इसके बाद बेसिक केमिस्ट्री का में कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करवाना हो तो उसके लेक्चर जरूर मैं डाल सकता हूं, लेकिन थ्योरी से रिलेटेड शायद अब ना आए। थ्योरी से रिलेटेड अब 10वीं क्लास शुरू होगी तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया हो और मजा आया हो पढ़ने में। पूरा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आपको कैसा लगा, आप चाहें तो हमें कमेंट में नीचे बता भी सकते हैं, और आप अपने दोस्तों में जरूर बताइए। दोस्तों को ये सारा जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ ये सारी चीजें पढ़ लो भैया, तो कल्याण हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग दूसरे किसी क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।